नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारोटिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, हम बात कर रहे थे क्षेत्रीय शक्तियों के विस्तार और उसके बारे में बात की थी। तो हमारा सिख साम्राज्य के बारे में बात आई थी, और जहाँ पर 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सिखों ने अपना गठन किया। यद्यपि सिखों के 9 गुरु माने जाते हैं, और गुरु गोविंद सिंह जी का जो औरंगजेब के समय में चला, और उसके बाद धीरे धीरे वो मिसलों में विभाजित हो गए, और 11 मिसल विशेष निकल कर बाहर आई। मैं महाराणा रंजीत सिंह के बारे में सीधे सीधे बात करता हूँ। 1892 में उनका जन्म 1780 में उनका जन्म हुआ, और वो सुकरचंद मिश्रा के थे। पिताजी का नाम महासिंह था, और उनकी जो मदर इन लॉ थी नानी जी, वह कन्हैया मिसल की थी। तो रणजीत सिंह 12 वर्ष की उम्र में शासन बने। 4 नाम आते हैं: सुकरचरिया मिल, अहुलवालिया मिसल और कन्हैया मिसल। सुकरचरिया मिसल के वो खुद थे। अहुलवालिया मिसल के साथ में उन्होंने बड़े होकर, यानी 15-16 वर्ष की उम्र के बाद जब राजगद्दी प्राप्त हो गई, उसके बाद उन्होंने उनसे समझौता किया। और कन्हैया मिसल जो थी वो उनकी नानी जी जो सदा कौर थी, उनके साथ उन्होंने समझौता करके किया। ये 3 बातें हैं। 1795 यानी 15-16 वर्ष के बाद में एक और नया नाम आता है उनके जीवन में, जमान शाह, जो अफगानिस्तान का शासक था, और जिसके तोपें चनाब की नदी में फंस गई थी, और रणजीत सिंह ने उनको मदद करके बाहर निकाली। तो उससे अफगानिस्तान के साथ में उनका अच्छा रिलेशन हो गया। लेकिन ये रिलेशन ज़्यादा देर तक नहीं चला। 5-6 वर्ष बाद, यानी 1801 के आसपास में, जमान शाह जो अफगानिस्तान के सैनिक थे, उनको उसी के छोटे भाई ने अपदस्थ कर दिया, सत्ता से पदमुक्त कर दिया। जब उनको सत्ता से मुक्त कर दिया, तो सबसे बड़ी तकलीफ में भारतीय इतिहास के बारे में जब बात करते हैं तो रणजीत सिंह को ही, क्योंकि जमान शाह के शासन के काल में रणजीत सिंह सुरक्षित थे। अब उसके ब्रदर आ गए हैं, तो किस प्रकार से रिलेशन रहेगा, कितना रहेगा, वो कितना रणजीत सिंह को सहन कर पाएंगे, रणजीत के साथ उनका कितना मधुर समझौता रहेगा, ये भविष्य के गर्भ में छिप गया। इस बात का जो है रणजीत सिंह को भी आभास रहा कि वे क्या किया जाए। तो इसलिए उन्होंने आसपास के मिसल को लिया और एक संघीय व्यवस्था स्थापित करनी शुरू की। और इसी समय में रणजीत सिंह ने, इसी समय में जो अब मैं बात कह रहा हूं आपको, कई जो उत्तर पंजाब यानी पाकिस्तान के पास का हिस्सा था, उन पर दी। और इसमें से जम्मू की बात कर लीजिए, कांगड़ा की बात कर लीजिए, करसूर की बात कर लीजिए, गुजरात का वो हिस्सा जो पाकिस्तान में है उसकी बात कर लीजिए, उन सब पर अपना अधिकार हुआ। और इतना ही नहीं, ये सब तो साम्राज्य विस्तार कर लिए था, सिर्फ अफगानिस्तान के शासक को दिखाना था और अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। जमान शाह ने यह कहा था, जमान शाह जब जीवित थे तो उन्होंने कहा था, ये रणजीत सिंह पंजाब का राजा है। जमान शाह के अपदस्थ होने के बाद में उन्होंने स्वतंत्रता घोषित कर ली, अफगानिस्तान के साथ अपना रिलेशन तोड़ लिया, और पंजाब के महाराजा का पद स्वीकार कर लिया। यानी अन्य मिसलों को भी संदेश दे दिया अफगानिस्तान के साथ में। 1805 में उन्होंने अमृतसर पर अधिकार कर लिया, जो एक पवित्र स्थान माना जाता था, और सारे प्रमुख सरदार जो थे उनमें वो प्रमुख हो गए, और एक नए शक्तिशाली राज्य। मराठों के साथ बात करें उनके रिलेशन की, तो मराठों पर ने 2 बार, चाहे होलकर हो चाहे सिंधिया हो, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक अभियान में रणजीत सिंह की मदद मांगी थी। लेकिन रणजीत सिंह इस विवाद में पड़ना नहीं चाहते थे, और उन्होंने इन दोनों की मदद करने से मना कर दिया। इसलिए अपना साम्राज्य उनकी दृष्टि में, राजनीतिक दृष्टि में और तत्कालीन राजनीतिक दृष्टि की बात करें तो उसमें उन्होंने अपने आप को सुरक्षित कर लिया। यद्यपि आज समीक्षात्मक इतिहास करें हम, तो राष्ट्र की बात करें तो हो सकता है रणजीत सिंह का डिसीजन उस समय के लिए गलत माना जा सकता है, लेकिन तत्कालीन परिस्थिति और नवगठित सिख साम्राज्य के लिए ये बात बहुत अच्छी कही जा सकती है। खालसा के अंदर 11 जत्थे थे, और 12वां मिसल सतलज के पार था। अब मैं बता देता हूं आपको कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला नदी क्या स्थित था, सतलज था। तो सतलज के उत्तरी भारत में ही डालना चाहते थे। अब ठीक जब इसी समय में रणजीत सिंह ने क्या किया कि
जो सतलज के उत्तर की दिशा, उत्तर पश्चिम यानी जो पाकिस्तान का हिस्सा है और अफगानिस्तान से सीमा से टच होता रहा, उस जगह पर अपना साम्राज्य विस्तार करना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है उसके बारे में भी आपके बारे में विचार कर लेते हैं हम। 1789 नेपोलियन बोनापार्ट का आना, राज्य क्रांति हुई, उसके बाद में नेपोलियन का शासन 1801-2 में, और नेपोलियन चरम उत्कर्ष पे था और वह विश्व पताका की ओर फैला था। भारत की सीमाएं अफगानिस्तान तक जा रही थी। अंग्रेजों को यह भय था कि अगर वह अफगानिस्तान की तरफ जाते हैं और नेपोलियन उधर से आता है, रणजीत सिंह के साथ में समझौता कर लेता है, तो फिर भारत के कई प्रांतों में जो नवगठित अभी अंग्रेज साम्राज्य शिशु अवस्था में है, जो उन्होंने आंग्ल मैसूर के साथ संघर्ष कर रहे हैं, वो जो आंग्ल मराठा के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जो है उसको तहस नहस कर देगा नेपोलियन का रणजीत सिंह के साथ रिलेशन नहीं हो, उसके पहले ही अंग्रेजों ने उसके सब कदम बढ़ा लिया। यद्यपि एक दो बार सैनिक मैटकॉफ के थ्रू 1808 में रणजीत सिंह से बात करने के लिए लाहौर भी भेजा गया, लेकिन सफल नहीं हुआ। अंततः उन्होंने सेना का जोर दिखाया और 1809 फरवरी में ऑक्टरलोनी के नेतृत्व में सेना सतलज के तरफ बढ़ी और सतलज के पार के सिख सरदारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। रणजीत सिंह को यह स्पष्ट कर दिया गया कि अपने प्रस्तावों को मनवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकते हैं। अप्रैल 1809 में दोनों के मध्य संधि हुई, जो अमृतसर की संधि कहलाती है। यानी रणजीत सिंह से अंग्रेज भयभीत तो थे, लेकिन इस आशय में भी थे कि कहीं फ्रांस के साथ समझौता नहीं कर ले और फ्रांस एक नए तरीके से भारत में प्रवेश नहीं कर जाए। दूसरी तरफ रणजीत सिंह प्रदर्शन तो ये कर रहे थे कि वह बिल्कुल स्वतंत्र हैं और स्वतंत्र थे, लेकिन प्रदर्शन ये कर रहे थे कि वह बिल्कुल निश्चिंत है, लेकिन भीतर वे ये भी मानते थे कि चूंकि उन्होंने नया गठित किया था, इसलिए कम से कम युद्ध करना पड़े और सिख साम्राज्य संगठित हो जाए। साथ ही वह समस्त मिसलों के सेनानायक या महासंगठन जो सिख का है उसके वह बन जाए, और इसके लिए उन्होंने 1809 की संधि ऑक्टरलोनी से अप्रैल में करना शुरू कर दिया, जो तय कर दी, जो अमृतसर की संधि कही जाती है। दोनों पक्षों में ने स्थायी रूप से निर्णय लिया, लेकिन इस बात का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजों ने पहली चीज युद्ध विराम होना और ये होना, ये तो स्वतः हमेशा संधि में रही है। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह को स्वतंत्र शासक स्वीकार कर लिया। सतलज के किनारे पर अधिक सेना नहीं रखेगा, ये भी स्वीकार कर लिया। परंतु सतलज पार 45 परगने जो दक्षिण की तरफ है, यानी सतलज से पूर्व की तरफ हैं, उनमें रणजीत सिंह के अधिकार आंतरिक शांति बनाने के लिए आवश्यक सेना भेज दी जाएगी। किसी भी पक्ष द्वारा संधि की धारा को एक पक्ष को भी तोड़ा गया। इसमें अब इंपॉर्टेंट बात आती है, दोनों ने सतलज को अपनी सीमाओं के पार समझ लिया, यानी सतलज से उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ रणजीत सिंह रहेंगे और सतलज के बाहर इधर अंग्रेज रहेंगे। ना वह पूरब की तरफ आएगा, पूर्व दक्षिण की तरफ, और ना ये उत्तर पश्चिम की तरफ। अंग्रेज उत्तर पश्चिम की तरफ नहीं जाएंगे, वह पूर्व की तरफ। और इस संधि को कई अर्थ ये कहते हैं कि साहब रणजीत सिंह को युद्ध करना चाहिए था, रणजीत सिंह को, कोई कहते हैं रणजीत सिंह को के पांव बांध दिए, कोई ये कर दिया। लेकिन रणजीत सिंह, कई इतिहासकारों का अलग अलग दृष्टिकोण है, लेकिन हाँ, जो बात में सामने आती है कि रणजीत सिंह स्वतंत्र हो गए और वह लाहौर, कंधार, सरहिंद और जो उत्तर पूर्व पश्चिम के क्षेत्र थे, सतलज के और बिल्कुल चनाब नदी के या अफगानिस्तान के बॉर्डर तक जाते थे, उन सबको जीतने के लिए हो गए और उन्होंने उत्तर पश्चिम में अपना राज्य का विस्तार कर लिया। और यहाँ देखा जाए तो 1815 में अटक, फिर 1819 में उन्होंने कश्मीर और फिर पेशावर और उसके बाद सरहिंद, लाहौर और कई ऐसे प्रांत जो उत्तर भारत के थे, कागड़ा, इन सबको उन्होंने 1809 से लेकर 1820-25 तक। अब 1809 के बाद में अंग्रेजों के साथ में उनके संबंध बिल्कुल सामान्य की तरह रहे, जबकि प्रशासनिक दौर शुरू हो रहा है, सामाजिक सुधार दौर शुरू हो रहा है। रणजीत सिंह के अंतिम समय और सिख का और उनकी शासन व्यवस्था का अंतिम अगले अध्याय पढ़ेंगे। आज हमने रणजीत सिंह और अमृतसर की संधि के बारे में पढ़ा कि रणजीत सिंह का किस प्रकार सत्ता में स्थापित हुए। 80 में जन्म हुआ, 92 में बैठे, उसके बाद उन्होंने अपने ससुराल पक्ष से उनसे लिए मिसलों का क्या था, और इन सब के बाद में उन्होंने उत्तर पश्चिम में कराया, अमृतसर की संधि हुई। और इसके बाद आगे हम निर्धारित करेंगे
कि उसकी शासन व्यवस्था की थी कैसी थी, अंतिम समय उसका कैसा था, और सिख राज्य का विलय कैसे हुआ। धन्यवाद।